हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था ऑन द टॉपिक जनरल नॉलेज और मिक्स क्वेश्चंस थे वो, और आप बच्चों की डिमांड थी कि हम इसी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो आज भी मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूं और मैंने ये कोशिश की है कि जो जनरल नॉलेज का कंपोनेंट है आपका 25 मार्क्स का, उसमें जितने भी टॉपिक मेंशन हैं, हर टॉपिक में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन भी होगी और आपको जो है आपकी जो प्रैक्टिस है एमसीक्यूज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है आपके प्रिपरेशन का, वो भी होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कि जो बच्चे अभी तक कोई कोर्स जिन्होंने परचेज नहीं किया है बट जेकेएसएसबी और जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो कोर्स नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए ह्यूज डिस्काउंट है हमारी ऐप पे। अब आप ये कोर्स ले सकते हैं एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 299 पे आपको ये फुल कोर्स हमारी ऐप में मिल जाएगा। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। साथ ही आज के लिए जो टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पे आपको मिलेंगी, जो 5 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए, वो भी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। वो ये जो डिस्काउंट है, जो टेस्ट सीरीज का डिस्काउंट है, वो सिर्फ आज तक के लिए है। अगर आप वो लेना चाहते हैं, आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, उसमें से एक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और बाकी का शेड्यूल जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है। तो 49 रुपीज में आप वो 5 टेस्ट ले सकते हैं और टेस्ट के साथ साथ आपको सभी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जो इस लेक्चर्स की हैं, जो हमारे पेड कोर्स में है, उनकी सारी पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, और अगर कोर्स लेना चाहते हैं जो बच्चे अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वो ये ले सकते हैं एट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ जस्ट 299 रुपीज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, दैट इज ये रिलेटेड है इंपॉर्टेंट डेज से। ठीक है, पहला ही टॉपिक हमारे सिलेबस में, जो कि जनरल नॉलेज का सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया है, उसमें इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which day is observed as National Girl Child Day? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन मनाया जाता है? इस दिन को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में। और ये जो दिन है, इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये स्टार्ट किया था फ्रॉम 2008। 2008 से इस दिन को हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 24 को। क्लियर? सो जनवरी 24 इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी है और फ्रीडम स्ट्रगल से भी रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है? विप्लवी भारत गैलरी, विप्लवी भारत गैलरी जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो किनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में दर्शाती है? विप्लवी भारत गैलरी विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली डिस्प्लेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल? विमेन, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स ही होते हैं, बस पीजेंट्स वो हो गए जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, उनको पीजेंट्स कहते हैं। रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, ठीक है, ट्राइबल्स। सो ये जो विप्लवी भारत गैलरी है, ये किसका कंट्रीब्यूशन दर्शाती है? रेवोल्यूशनरीज का। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 23 को इसे इनॉग्रेट किया था। कहां पर? कोलकाता में, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। ठीक है, किस दिन किया था? 23 मार्च को, जो कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, सो ये जो गैलरी है दैट शोज और डिस्प्लेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो किस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री आपके सिलेबस में मेंशन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय कब बनाया गया। उसी से फिर क्वेश्चन एक और बन जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था और पहला वाइसरॉय कौन था।
ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि जब आप इन चीजों को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे ना तो आपकी रिटेनिंग ज्यादा रहेगी। जब बार बार आप उन चीजों को पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप ज्यादा उसे रिटेन कर पाएंगे। हर चीज ऐसे सजाई हुई प्लेट में नहीं मिल सकती ना, ठीक है। सो बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया? सो दैट वाज इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज किया टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक, ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया? साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन पे आपका स्कोर भी बताइएगा, इससे हमें आप लोगों को भी आइडिया लगे कि सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा जो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? सो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, टॉपिक मेंशन है आपका, ठीक है, और उसके अंदर भी आपको कैटेगरीज मेंशन है, स्पोर्ट्स की, लिटरेचर की, आई थिंक, एंड एडवेंचर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से निकल के आता है। सो क्या पूछ रहे हैं? विच कंट्री वन फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता? अमेरिका ने 1930 में, अफ्रीका ने 1930 में, यूरुग्वाय इन 1930 या जापान इन 1930। सो 1930 साल तो सब में सेम है, कंट्री कौन सी है? दिस वन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का किसने जीता था पहले? यूरुग्वाय इन 1930। क्वेश्चन नंबर 5, बुक्स एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अवर कल्चरल हेरिटेज? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अवर कल्चरल हेरिटेज? अवर कल्चरल हेरिटेज जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो ABCD कर लीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से क्वेश्चन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स? ये जो पर्सन है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, आपको बताना है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स? बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी। सो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था 1998 में फॉर देयर वर्क इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इन्हें यहां पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया? न्यूज़पेपर्स, वर्ल्ड ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी आपका टॉपिक मेंशन है, तो उसमें से है ये क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया? वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है। तो पहला वर्नाकुलर लैंग्वेज में कौन सा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हमारे देश में छपा था? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट तो देश का पहला न्यूज़पेपर है, ठीक है। समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इज समाचार दर्पण, ठीक है। समाचार दर्पण है, मई 23, 1880 को ये प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था और कौन सी लैंग्वेज में था? बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस प्लेसेस। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ वॉर्स? सिटी ऑफ वॉर के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? इजी है इसको मार्क करना, आगरा, बक्सर, पानीपत या दिल्ली। सो सिटी ऑफ वॉर्स इज नोन एज पानीपत। आप जानते हैं 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई हैं। सो पानीपत जगह को ही कहा जाता है एज अ सिटी ऑफ वॉर्स। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, लैंग्वेज से भी और संविधान से भी, दोनों से मिला जुला ये क्वेश्चन है, दोनों ही टॉपिक्स को कवर करता है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिफाइंड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? सो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेज का?
ठीक है, राज्यों ने तो अपनी अपनी अलग रख रखी है, ठीक है। तो केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी है। ये किस आर्टिकल के अंडर कहा गया है? आर्टिकल 341, आर्टिकल 343, आर्टिकल 354, आर्टिकल 364। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 343, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज आपका टॉपिक है। संस्कृत इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आपको बताना है जस्ट अ सेक, ओके। संस्कृत इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या यूपी? संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है दो स्टेट की, एक है उत्तराखंड और साथ में एक है हिमाचल प्रदेश। इन दोनों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इज द कैपिटल ऑफ ईरान? सो कैपिटल एंड करेंसी टॉपिक है। ईरान की कैपिटल इसलिए पूछी है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। ईरान लेबनान का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो ईरान की कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। सो ईरान की कैपिटल है ऑप्शन नंबर ए तेहरान। क्या है कैपिटल ईरान की? तेहरान, ठीक है। ओके, question number 12, what is the name of the currency of Japan? What is the name of the currency of Japan? जापान की करेंसी का क्या नाम है? येन, डॉलर, पाउंड, दिनार। सो येन इज द करेंसी ऑफ जापान, ठीक है। येन किसकी करेंसी है? जापान की। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इस ऑर्गन में टोटल कितने मेंबर्स हैं ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, टॉपिक है, सो इसीलिए ये क्वेश्चन है। सो इकोसॉक के कितने मेंबर्स हैं? 21, 32, 54 या 46? सो इकोसॉक प्रेजेंटली हैज 54 मेंबर्स, ठीक है। इकोसॉक की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Next question is, SAARC was formed in Dhaka on? SAARC का गठन कब हुआ? ढाका में ये हुआ, बांग्लादेश की ढाका सिटी में। कब हुआ ये आपको बताना है, तारीख आपको बतानी है। 7 नवंबर 1984, 3 अक्टूबर 1985, 8 दिसंबर 1985 या नन ऑफ द अबव। सो SAARC का गठन होता है दिसंबर 8, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 15, जनरल साइंस से रिलेटेड, एवरीडे साइंस से रिलेटेड। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? सन का मेन कंपोनेंट क्या है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? सो ब्रॉडली सन में दो मेन जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम। हाइड्रोजन पाया जाता है अराउंड 92% एंड हीलियम इज अराउंड 7%, ठीक है। सो जो मेन कंपोनेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन। Question number 16, what is the power house of the cell? सेल के पावर हाउस के नाम से कौन जाना जाता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम? जस्ट ऐसे। ओके, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? सो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच शॉवर्स, क्रॉप से रिलेटेड है ये, विच शॉवर्स आर फेवरेबल टू द राबी क्रॉप्स
इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर। तो सर्दियों में जो राबी क्रॉप उगाई जाती है उसके लिए कौन सी शॉवर, कौन सी बारिश जो है फेवरेबल होती है? मैंगो शॉवर, काल बैसाखी, शॉवर कॉज्ड बाय जेट स्ट्रीम्स या शॉवर्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे कि सर्दियों में जो बारिश होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। जेएनके में भी बहुत बारिश होती है सर्दियों में, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8वें शेड्यूल में भारत के संविधान में क्या क्या चीजें मेंशन है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स, directive principle, a list of 18 language recognized by the constitution, number of states and union territory. So 8 शेड्यूल में हमारी 22 या 18 लैंग्वेजेस नहीं है, 22 है। ठीक है, 22 है इस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी शेड्यूल में हमारे मेंशन है। ठीक है, so 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द 22 लैंग्वेजेस दैट आर ऑफिशियली recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 22 लैंग्वेजेस है और वो 8वें शेड्यूल में बताई गई है। तो कई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां 18 नहीं है, इट्स 22। ठीक है, अभी प्रेजेंटली 22 है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इन लोकसभा टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस? तो मिनिमम एमपीज की कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए लोकसभा में ताकि उसका जो सेशन है वो कंटिन्यू हो सके? 1/2, 1/5, 1/3 या 1/10? सो करेक्ट आंसर इज 1/10। सो टोटल परसेंटेज, टोटल मेंबरशिप क्या है? 550 है। इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 55। तो एटलीस्ट इतने जो हैं एमपीज प्रेजेंट होने चाहिए टू रन द बिजनेस ऑफ अ लोकसभा। ठीक है, उसका कोई भी सेशन नहीं चलेगा अगर 55 से कम एमपीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मिनिमम इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट? ठीक है, सो किस आर्टिकल के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों के लिए ये निर्देश देता है कि उनको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रखना है? ये किस आर्टिकल के अंडर कहा गया है ये आपको बताना है। डीपीएसपी का ये आर्टिकल है। ठीक है, सो आर्टिकल 58, 44, 52 या 50। सो दिस इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी के अंडर आता है वो ये डायरेक्ट करता है स्टेट को ताकि वो सी स्टेप्स ले ताकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जा सके। ठीक, डीपीएसपी भी आपके सिलेबस में मेंशन है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ओके, ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज? भारत का सबसे पूर्वी मोस्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी या किबिथु? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किबिथु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करें हम तो वो इंदिरा कोल है। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुजरात में है। कहां पर है? गुहार मोटा, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ रीजन है जो गुजरात का, वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड? सो जो दक्कन प्लेट्यू है, फिजिकल डिवीजन में आप पढ़ते हैं, हिमालयाज आता है, देन प्लेन्स आते हैं, फिर कोस्टल रीजन्स होते हैं और एक दक्कन प्लेट्यू होता है जो ट्रायंगुलर शेप में है ना, सेंट्रल पोर्शन में। ठीक है, सो ये दक्कन प्लेट्यू कितनी राज्यों से को कवर करता है ये आपको बताना है। 5, 8, 6 या 3? सो ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स? सो कितनी स्टेट्स होगी? टोटल 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी है? हियर दीज आर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और उसके साथ कुछ पार्ट एमपी और छत्तीसगढ़ का भी। ठीक, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास थ्रू करता है? 6, 7, 8, 9। अगेन द आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी है वो यहां मेंशन है, दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, यहां से ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्स और लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? ट्रांस हिमालयन रिवर, ट्रांस हिमालयन रिवर वो होती है जो हिमालय के बियॉन्ड बहती हैं। ठीक है, हिमालय के 3 पॉइंट्स है ना, ग्रेटर हिमालय होता है, मिडिल होता है, देन लेसर हिमालय होता है। उसके बियॉन्ड आता है एक ट्रांस हिमालय, जो वहां से बियॉन्ड हिमालय से जो नदियां बहती हैं उन्हें ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। ठीक है, गंगा, यमुना, सतलज या रावी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज। ठीक है, सतलुज इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, और सतलुज के साथ एक और रिवर है दैट इज इंडस एंड सतलुज। ठीक है, ये दोनों। बाकी आप गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, ठीक है, ये सब जो है उसके साथ थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांस हिमालयन। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के अंदर आ जाता है आपका गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जो भी वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं रिवर्स, वो डेल्टाज नहीं बनाती है। ठीक है, नर्मदा, तापी, वो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, इसका रीजन आपको बताना है। बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट, उनका हाई ग्रेडियंट होता है, इसीलिए बहुत धीमे चलती हैं। पेरिनियल नहीं होती, पेरिनियल मतलब जो पूरे साल बहती हैं, और कोई वेजिटेशन नहीं है। सो मेन रीजन इज दिस कि उनका जो ग्रेडियंट है वो बहुत हाइट से जो है वो गिरती है, इसीलिए अपने साथ जो भी वो मटेरियल लेके आती हैं वो डायरेक्टली सी में डिपॉजिट कर देती हैं। उनको वहां पे डेल्टा बनाने का जो है समय नहीं मिलता, हाई ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, सो द रीजन इज ऑप्शन नंबर ए। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 25, करंट अफेयर से रिलेटेड। एंड्रो रिसेंटली बैग्ड वेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड। ये एक विलेज है, कौन सी स्टेट में है आपको ये बताना है। 2024 में इसे एक अवार्ड मिला है, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड। आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, असम या मिजोरम। सो जो एंड्रो विलेज है जिसे बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, 2024 में इसे ये कैटेगरी का अवार्ड मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया। विलेज जो है वो अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए, यूनिक ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। वहाँ पे आग की जो है वो वर्शिप की जाती है। ठीक, और इसी वजह से वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर विलेज को ये अवार्ड मिला है। मणिपुर में ये विलेज है। क्वेश्चन नंबर 26, स्कीम से रिलेटेड। विच मिनिस्ट्री हैज इंप्लीमेंटेड द पीएम यशस्वी स्कीम? पीएम यशस्वी स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इंप्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो पीएम यशस्वी जो स्कीम है, इसके अंडर जो है जो भी बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आते हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाता है, उन्हें प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। तो बात हो रही है बैकवर्ड क्लासेस की, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब ही यही होता है कि समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेके आगे बढ़ना। ठीक, सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्कीम के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पीएम यशस्वी स्कीम की अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो इट इज यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। जो भी बैकवर्ड क्लासेस से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, वहां पे उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, 9 से पोस्ट सेकेंडरी, कहां से कहां तक? क्लास 9 से लेकर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज तक के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी। सो आपका एक टॉपिक मेंशन है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि एग्रीकल्चर का भारत की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, 22, 80, 33 या 17। तो 17, 18, 19 इसी के बीच में जो है रेंज रहती है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंज देखने को मिलेगी। मोस्टली इट इज 17 और 18%। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा हमारा 17%। तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे, 17% है। अब आपको पूछ रहे हैं कि आपको इन तीनों सेक्टर्स को अरेंज करना है ऑन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस बिहाफ पे इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, सबसे पहले वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और लास्ट में वो जो सबसे कम करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया ना 17% करता है, तो वो सबसे कम है। तो या तो ये वाला होगा या तो ये होगा, लास्ट में आएगा एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा कौन करता है, इंडस्ट्री करती है या सर्विस? तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है ना, अराउंड 50% या 50% से ज्यादा भी आप कह सकते हैं, दैट इज ऑफ सर्विस। तो सबसे ज्यादा सर्विस का है, मोर देन 50%। इंडस्ट्रीज की बात करें तो अराउंड 28% का रहता है और एग्रीकल्चर का इज अराउंड 17%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है सर्विस सेक्टर पे। और सर्विस सेक्टर किस में आता है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी। प्राइमरी में आती है आपकी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, साथ में माइनिंग भी उसमें आता है। सेकेंडरी में आ गया आपका सारा इंडस्ट्रियल वर्क, फैक्ट्रीज में जो काम आता है। और टर्शरी में आ जाती है आपकी सर्विसेज। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर होटल हो गया, एजुकेशन का हो गया, ये सब, मेडिकल हो गया, ये सब जो है दैट कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच ईयर एलपीजी पॉलिसी इज फॉलोड इन इंडियन इकोनॉमी? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपके टॉपिक मेंशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमी। तो वहां से ये क्वेश्चन है, एलपीजी हमारे देश की इकोनॉमी में कब से स्टार्ट हुआ, इसे कब लाया गया पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? 1980 में, 1985 में, 1990 में या 2000 में? तो हमारे देश की इकोनॉमी को बाहरी इकोनॉमी के लिए खोला गया, उससे पहले बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, अपने ही देश का जो है आप कहें पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर को उतना बूम नहीं किया गया था और एफडीआई भी उतना ज्यादा नहीं था। 1990 में एलपीजी को लाया गया और हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लिंक किया गया। ठीक है, लाइसेंस राज को खत्म किया गया और बहुत सारी चेंजेस जो हैं लाए गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल वॉज सेटअप इन इंडिया? भारत में पहली पेपर, मॉडर्न पेपर मिल कब सेटअप की गई? 1930 में, 1932 में, 1946 में, 1900 नहीं है, 1800 है, 18 है ये सब, 19 नहीं है, 18 है। ओके, 1830, 1832, 1846 और 1854। सो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। जैसे आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोलकाता को स्टेट बोल दिया था, तो अच्छा लगता है कि आप बहुत ध्यान से देखते हैं और आप गलतियों को पॉइंट आउट भी करते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब आपको पूरा ध्यान लेक्चर की तरफ होता है। चलिए, तो सही आंसर बताइए। सही आंसर है 1832। इसके साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। ठीक है, इसका आप डिटेल अगर ओके, हाँ, इसके साथ मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, दैट इज ये कहाँ पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इस पेपर मिल को सेटअप किया गया था। ठीक है, सो आज का सेशन इसी के साथ खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, उससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक जा रही है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।